गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसका शुरुआत करते हैं। क्या है ये ताप की अवधारणा एवं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। वैसे हम सिंपली कहें कि टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है। तो किसी निकाय का ताप वह भौतिक गुण है जो उस निकाय की उष्णता या शीतलता का बोध कराता है। यानी कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, इसको रिप्रेजेंट करता है। वह जो गुण है, वो प्रॉपर्टी है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ताप से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य ये है कि यदि दो निकाय जिनका ताप समान है तो दोनों निकायों के मध्य उसमें संपर्क कराने पर भी उनके मध्य ताप के कारण ऊर्जा विनिमय नहीं होता है। यदि टेम्परेचर इक्वल है तो क्योंकि टेम्परेचर इक्वल होने के कारण एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र होना ही नहीं है, अर्थात वे समय अवस्था में है। इसको यूँ समझें कि यदि हमारे पास दो टैंक है जिनको यदि हम ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं और यदि दोनों में वाटर लेवल इक्वल है तो कहीं से भी पानी का मूवमेंट नहीं होगा, अर्थात दे आर इन इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इफ द टू कंटेनर टू सिस्टम आर इन द सेम टेम्परेचर ऑन कॉन्टैक्ट देम देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, यानी वे समय अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट, यदि निकायों के ताप असमान है, टेम्परेचर डिफरेंट, तो उनके मध्य उसमें संपर्क कराने पर उनके मध्य ऊर्जा का विनिमय होता है जब तक उनके ताप समान न हो जाए। मीन्स देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी टिल देन द टेम्परेचर विल बी द सेम। वही पानी वाला यदि उदाहरण देखें कि यदि दोनों टैंकों को पाइप से कनेक्ट करते हैं, दोनों के लेवल अनइक्वल है, तो पानी कहाँ से मूव करेगा? हाई लेवल से लो लेवल तक। कब तक करेगा? जब तक दोनों की लेवल बराबर ना हो जाए, यानी जब तक दोनों की समय अवस्था ना आ जाए तब तक उनका स्थानांतरण होता रहता है। इसी प्रकार यदि ताप असमान है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अतः ताप इस बात को इंडिकेट करता है कि निकाय उसमें समय में है या नहीं है। यदि टेम्परेचर का मूवमेंट है तो नॉन इक्विलिब्रियम में है, और यदि टेम्परेचर का मोमेंट नहीं है तो वो समय अवस्था में है। नाउ इस पे बेस्ड पे जो नियम बना थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब मन में सवाल उठता है कि ये शून्यांकी क्यों होता है? 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है, वाई इट इज़ ज़ीरो। तो यह पाया गया कि फर्स्ट नियम और सेकंड नियम पहले बन गए, बाद में जब सिंपली डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर आई तो कहा कि ये तो बहुत पहले ज़रूरी है, ये तो बेसिक है, तब इसे हमें शून्यांकी का नियम दिया गया। देखते हैं क्या है ये। कि यदि दो निकाय पृथक पृथक अलग अलग एक तीसरे निकाय से अलग अलग उसमें समय अवस्था में है तो वे दोनों निकाय भी परस्पर उसमें समय अवस्था में होंगे। जैसे ये चित्र से समझाया है कि ए इज़ इन द थर्मल इक्विलिब्रियम द सी, मतलब ए का और सी का टेम्परेचर बराबर है। इसी प्रकार बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, दोनों उसमें साम्य अवस्था में है, तो ए व बी दोनों परस्पर साम्य अवस्था में होंगे। इसी को हम शून्यांकी नियम कहते हैं। इफ द टी ए इक्वल टू द टी सी एंड द टी बी इक्वल टू टी सी देन टी ए इक्वल टू टी बी। अधिकतर हम नॉर्मल समाज में देखें, कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। मीन्स ए इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू द सी। सो वी से द टेम्परेचर ऑफ द ऑल थ्री विल बी द सेम इफ ऑल आर द इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द इंडिविजुअल्स, दोनों अलग अलग साम्य अवस्था में है। नाउ ए वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर स्केल जिसको हम ताप पैमाना कहते हैं, थर्मामीटर्स के जो काम में लगते हैं, वो क्या है? ऊष्मागति में निकाय या वस्तु के ताप को, परिमाण को व्यक्त करने के लिए ताप को एक संख्या द्वारा दिखाया जाता है कि मोस्टली वी रिप्रेजेंट ए नंबर्स टू गिव द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। कितना ताप है उसको एक संख्या बताते हैं, भाई 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना है। जैसे हमारा स्पीड है कि गाड़ी की जो स्पीड चलती है उसको कहते हैं दैट इज़ द 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से
इसको भी टेम्परेचर को भी हम टेम्परेचर से मेजर करते हैं, और जिससे मेजर करते हैं वो ताप पैमाना कहलाता है, और जो उपकरण होता है उसको हम तापमापी कहते हैं। कि वह पैमाना जो ताप की संख्या के आधार पर उष्णता का या शीतलता का बोध कराता है, ताप पैमाना कहलाता है, और इस उपकरण को हम तापमापी कहते हैं। मोस्टली ये जीके के जैसे ही है। मोस्टली वी यूज़ जल के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब उसका जमाव बिंदु और उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है, उन दोनों के बीच को हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इनके अंतर को हमने 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, और प्रत्येक भाग को डिग्री कहते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं कि पानी फ्रीज होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं पानी बॉयल होता है। ये डिग्री सेल्सियस के लिए है, और भी कई सारे जिससे आगे पढ़ेंगे हम कि थर्मामीटर्स काम ले सकते हैं। तापमापे में उस पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसके ताप के साथ रेखीय परिवर्तन हो, मीन्स कोई भी गुण काम में लेते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी लीनियरली चेंज होता है। टी इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ द थीटा, जैसे टी इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ द थीटा होता है, एज कांस्टेंट, थीटा कोई विशेष गुण है। तो दो टेम्परेचर यदि कंपेयर करते हैं T1 T2, तो उनके जो गुण आएंगे वो θ1 θ2 हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी अज्ञात कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, क्लास 11-12 में हमने पढ़ के आए हैं ना। जैसे मोस्टली ये भी एक जीके का सवाल है कि मोस्टली हम 3 स्केल्स काम लेते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। क्या फ़र्क है इन तीनों में, वो देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है, उनकी जो इनिशियल एंड फाइनल है वो अलग अलग होती है। डिग्री सेल्सियस में हम सब जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। फ़ारेनहाइट में देखें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस को हम लिखते हैं 273.16 केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.16 केल्विन होता है। यदि हम कैलकुलेट करना चाहें किसी अननोन को, बहुत पुराना फॉर्मूला है, जैसे कोई C मान लो डिग्री सेल्सियस के लिए, F फ़ारेनहाइट के लिए, तो C - 0 100 - 0, मतलब रेंज नीचे लिखती जाती है। इसी तरह से F - 32 / 212 - 32, तो ये हो गया C/100 F - 32 / 180, कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। जो भी रिलेशंस आता है यू कैन कैलकुलेट इजीली। So this will be give a relations between degree Celsius and Fahrenheit. Similarly for the Kelvin and degree Celsius, K - 273.16 divided by 100, and this one C - 100 for this one. So K equal to C plus 273.16. Very easy. Now we switch to the important point. System in contact with the heat reservoir. उष्मा भंडार के संपर्क में कोई निकाय रखते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा भंडार है, उसके साथ में एक छोटा जो निकाय है उसको यदि हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो क्या असर आता है, क्या प्रभाव होता है, आइए देखते हैं, विश्लेषण करते हैं इसका। माना कि दो निकाय है ए व ए डैश, इसमें एक निकाय ए डैश ए की तुलना में बहुत बड़ा है, मीन्स ए हमारा छोटा निकाय है और ए डैश बहुत बड़ा है, यानी ए डैश उष्मा भंडार है, जिसको हम वातावरण भी कह सकते हैं। मीन्स उसमें उष्मा दें या लें कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, उसको उष्मा भंडार भी कह सकते हैं, हीट रिजर्व भी कहते हैं। यदि लघु निकाय छोटा वाला सिस्टम ए से उष्मा का हस्तांतरण होने पर भी ए डैश का ताप अपरिवर्तित होता है तो ए डैश को उष्मा भंडार कहते हैं। डेफिनेशन, यदि ए से ऊर्जा दे दे या ले ले तो जो हमारा ओरिजिनल है भंडार है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भंडार मतलब अथाह हो, जिसे हम कहते हैं ना खदान में से कितना निकाल लें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज़ इसमें ये कह सकते हैं, उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में से कितना पानी निकाल दें उसमें डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हम कह सकते हैं उस उष्मा भंडार में भी कितने उष्मा का आदान प्रदान कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि निकाय ए परिवेश या उष्मा भंडार ए डैश के संपर्क में है, साम्यावस्था में है, तो निकाय ए की आईवीं अवस्था की ऊर्जा ई आई है, तो ए डैश की ऊर्जा जो आएगी वो आ जाती है हमारे ई डैश इक्वल टू ई स्टार माइनस ई आई। यहाँ पे ई स्टार संयुक्त निकाय इन दोनों के कारण जो बना ए स्टार की ऊर्जा है, वह ए व ए डैश को जो मिला के जो निकाय बनता है उसकी ऊर्जा, उसका जो निकाय है उसको लिखते हैं ए स्टार से, और इन दोनों को जो मिला के ऊर्जा आती है उसको ई स्टार लिखते हैं। तो हमारा जो हीट रिजर्वर है उसकी जो एनर्जी आएगी ई डैश वो ई स्टार माइनस ई आई हो जाती है। क्योंकि ए निकाय को तो साम्य अवस्था में है, निश्चित अवस्था आई में है, अतः ए स्टार की वही ऊर्जाएं
ऊर्जा अवस्थाएं अधिगम्य होगी, एक्सेसिबल होगी, जो कि ऊष्मा भंडार एडेस के लिए अधिगम्य होती है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साम्य अवस्था में है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है। तो जो हमारा निकाय है कौन सा कहते हैं, ए स्टार, वही होगा जो एडेस के लिए होगा, क्योंकि ए बहुत छोटा है। तो जो एडेस के जो कंडीशंस आएगी वो कि वही ए स्टार की होगी। इसलिए संयुक्त निकाय ए स्टार के लिए अधिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, इसको हम लिखते हैं ओमेगा डैश ई डैश होगी। एक्सेसिबल जो एनर्जी स्टेट होती है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के आधार पर यदि हम प्रायिकता लिखना चाहें ई ऊर्जा के लिए तो हम लिखते हैं प्रायिकता पी ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द सिग्मा ई, और यहाँ पे जो सी है उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जो ओमेगा ई है वो ऊर्जा स्तर के अधिगम में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कितनी है उसकी एनर्जी लेवल से रिलेटेड कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है, एक्सेसिबल, उनकी संख्या है। सांख्यिकी के समान पूरी प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ द प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ के अनुसार, संयुक्त निकाय ए स्टार के प्रत्येक व सभी अधिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं में पाई जाने की प्रायिकता बराबर होती है, क्योंकि उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी वो किसी भी स्टेट में रह सकता है। ए स्टार में मतलब संयुक्त जो निकाय है उसमें कोई भी अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। अतः निकाय ए की आई हुई अवस्था में प्रायिकता संयुक्त निकाय ए स्टार की अधिगम्य अवस्थाओं की संख्या साई डैश ओमेगा डैश दैट इज फंक्शन ऑफ द ई डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स हमारा जो मेन निकाय है ए, उसकी आई हुई अवस्था की प्रायिकता यदि हम देखना चाहें तो कहते हैं कि वह संयुक्त निकाय की कह सकते हो, चाहे हमारा हीट रिजर्वर कह सकते हो, दोनों की जो अधिगम्य अवस्थाओं के बराबर अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि वो दोनों एक ही होती है। पी आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ दी ओमेगा डैश ई डैश, या पी आई इक्वल टू सी डैश ओमेगा डैश ई डैश। यहाँ पे सी डैश एज कॉन्स्टेंट है, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, बट द ई डैश इज इक्वल टू स्टार माइनस ई आई। सो पी आई को हम लिख सकते हैं सी आई डैश ओमेगा डैश ई स्टार माइनस द ई आई। चूँकि हमने ए को ऊष्मा भंडार ए की डैश की तुलना में छोटा लिया है, तो जो उसकी ऊर्जा भी है ई आई दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन ई स्टार। सो हम लिख सकते हैं ई डैश इक्वल टू ई स्टार, मतलब दोनों लगभग बराबर ही है। जो निकाय है हमारा भंडार है वो संयुक्त निकाय के बराबर ही है। अब इक्वेशन 4 को के लोग का ई व ई दैट इज इक्वल टू ई स्टार के निकट टेलर सीरीज के रूप में एक्सपेंड करें। कैसे लॉग लेंगे इसका, लॉग ऑफ द ओमेगा डैश ई डैश इज इक्वल टू लॉग ऑफ द ओमेगा डैश ई डैश को लिख दिया ई स्टार माइनस ई आई, और इसको यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो जो मिलता है ई स्टार के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ द ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ द ई स्टार माइनस डेल बाई डेल ई डैश ऑफ द log of the logarithm of the omega dash e star multiplied by the e I plus 1 and so on this one। टेलर सीरीज क्या है वो देखते हैं। देखिए logarithm of the omega of the e bar plus q है, यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक e bar है एक q है। तो क्या लिखेंगे इसके e bar के रेस्पेक्ट में यदि इसको एक्सपेंड करते हैं तो logarithm of the omega e bar plus डेल बाई डेल ई logarithm of the omega multiplied by the q plus 1/2, इस तरह से इसको सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। यदि हमने इसको एक्सपेंड किया क्योंकि ई आई इज़ वेरी वेरी लेस देन द ई स्टार, सो इसको हम इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, केवल दो टर्म्स काम में लेते हैं। सो नाउ वी कैन राइट logarithm of the omega dash is equal to that is function of the e star minus e I equal to logarithm of the omega dash e star minus beta e I। ये जो ब्रैकेट में फंक्शन है जिसका हम लोगरिथम ले रहे हैं उसको हमने बीटा लिख दिया, एक छोटा सा फंक्शन मान दिया, बीटा इक्वल टू डेल बाई डेल ई डैश लोगरिथम ऑफ द ओमेगा डैश ई स्टार। सो नाउ जहाँ पे बीटा को 1/kt भी लिखते हैं बाद में, रीअरेंज करें इसको, दोनों लोगरिथम को एक तरफ डाल दें तो ये आ जाएगा लोगरिथम ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई माइनस लोगरिथम ओमेगा डैश ई स्टार इक्वल टू माइनस ऑफ द बीटा ई आई। रीअरेंज करें लोगरिथम, क्योंकि ए माइनस बी इक्वल टू लोग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग ए डिवाइडेड बी, तो इस तरह से मिल जाता है। और लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, लॉगरिथम गायब हो जाएगा इधर, तो लिख देंगे ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ द ई स्टार माइनस ई आई इक्वल टू ओमेगा डैश ई स्टार ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई।
हमने जो लिखा प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में प्रायिकता के रूप में यदि लिखना चाहें तो पी आई को लिखा था हमने सी डैश सॉरी ओमेगा डैश ई स्टार, तो ये जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो मिल जाएगा हमें पी आई इक्वल टू सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई, या सी इन दोनों को मिला के लिख दें, सी एक नया कांस्टेंट सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार, क्योंकि ये कांस्टेंट ही होता है उस हीट रिजर्वर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको संयुक्त निकाय की ऊर्जा में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। सो जो फाइनल फार्मूला मिलता है वो मिलता है पी आई इक्वल टू सी ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स है, इस वो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ये। प्रोबेबिलिटी और ऊर्जा के बीच में और ताप के मध्य संबंध है। पहला निष्कर्ष, इक्वेशन 7 निकाय के नियत ताप T पर ऊर्जा EI की अवस्था I में होने की प्रायिकता PI को व्यक्त करता है। इसे प्रायिकता वितरण फलन भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, या विहित वितरण फलन भी कहते हैं, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एनर्जी और टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है, इसको हम प्रायिकता वितरण फलन कहते हैं, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसका मान जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली माइनस के फॉर्म में एक्सपोनेंशियली डिके होगा, और टेम्परेचर के टर्म्स में जो 1 बाई आ जाता है इसका मतलब उसको बढ़ाने से ये भी बढ़ता है। नेक्स्ट, जो ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई है उसको हम ई रेस टू पावर माइनस ई वाई के टी, इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं, क्योंकि उसने निकाला था ये कि इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ विहित समुच्चय कैनोनिकल एंसेबल, निकायों का वह समुच्चय एनसेम्बल या ग्रुप कह सकते हैं जो नियत ताप T पर किसी ऊष्मा भंडार के साथ उसमें संपर्क में, जिसे हमने पहले भी किया था कि बहुत सारे जो सिस्टम्स है वो ऊष्मा भंडार के साथ उसमें संपर्क में, पहले हमने उदाहरण दिया था एक ही, अब हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे निकाय है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो साम्य अवस्था में है, तथा समूह या समुच्चय के प्रत्येक घटक प्रत्येक निकाय में अधिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं का जो वितरण है वो पी आई इक्वल टू सी ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई के अनुसार होता है। तो इसको हम कैनोनिकल एनसेम्बल कहते हैं, विहित समुच्चय कहलाता है। यानी क्या होगा इसकी फिजिकल मीनिंग्स देखें, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ऊष्मा भंडार है, उसके साथ में अटैच में बहुत सारे छोटे छोटे वो है निकाय है, इन निकायों का जो समुच्चय होगा, ग्रुप होगा, जिसके साथ ये कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लागू होता है, उन समुच्चय को, उन ग्रुप को हम कैनोनिकल एनसेम्बल कहते हैं, विहित समुच्चय कहते हैं। तथा पी आई इक्वल टू सी ई रेस टू पावर माइनस बीटा आई को कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, कैनोनिकल वितरण फंक्शन कहते हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट सी के मान के लिए प्रसामान्यीकरण शर्त कामने का उपयोग करते हैं, जिसका अनुसार निकाय के स्वयं की अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में पाए जाने की कुल प्रायिकता होना होती है। या यूँ समझें इसको बेसिकली कि किसी भी निकाय से रिलेटेड जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। जैसे अपने लिए, आपके लिए बारे में बात करते हैं कि यदि आपकी कहीं प्रेजेंस होगी, या घर में होगी, दोस्तों के साथ होगी, मार्केट में होगी, कॉलेज में होगी, कहीं होगी, तो एक ही होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, कुल प्रायिकता सब जगह पाई जाने की वो 1 होती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कंडीशन को हम आगे 3rd ईयर में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। फिलहाल इतना ही माने कि प्रसामान्यीकरण शर्त होती है, वो कहती है कि कुल प्रायिकता 1 होती है। सो नाउ वी से इन सिग्मा करेंट पी आई का आई इक्वल टू इन्फिनिटी जितने भी जो हो सकती है, दैट इज इक्वल टू द 1। सो सी sigma of the I from 1 to infinity e raised to power minus beta ei equal to the 1. So C का जो मान आता है 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा e raised to power minus beta ei। सो जो प्रोबेबिलिटी जो आएगा हमारा फॉर्मूला कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वाला पी आई इक्वल टू द सी ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई, या ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाई सिग्मा ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई होता है। इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। माना कि 2 ऊर्जा अवस्थाएं हैं,
जिनके मध्य ऊर्जा अंतराल डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1 है। मीन्स कोई भी दो अवस्थाएं हो सकती है उस निकाय की, उनके मध्य जो अंतर है वो होता है 6.9 × 10⁻21 जूल मान लो। तथा इनमें पाइजेनिक जो प्रायिकता है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दोनों की सॉरी P1/P2 इक्वल टू e⁻² है, तो निकाय के परमताप के मान की गणना कीजिए। बहुत आसान सा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से लिखिए हम P1 इक्वल टू C e⁻β E1 और दूसरा P2 इक्वल टू C e⁻β E2, दोनों को डिवाइड करते हैं P1/P2 तो मिलता है e⁻β E2 माइनस E1। P1/P2 दे रखा आपको E2 एंड दी e⁻β E2 माइनस E1, E2/E1 आपको दे रखा है। बीटा की वैल्यू 1/kT होता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.3 × 10⁻21 जूल पर केल्विन। सब्स्टिट्यूट करें जो टेम्परेचर की वैल्यू आती है 2.5 K। दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट पार्टीशन फंक्शंस, समवितरण फलन। देखिए जो पहले हमने पढ़ा PI उसको हम कहते हैं कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो समवितरण फलन है, पार्टीशन फंक्शन है। क्या परिभाषा है इसकी देखिए, निकाय की समस्त अवस्थाओं से संबंधित बोल्ट्जमान गुणकों की योगफल को समवितरण फलन कहते हैं। एक निकाय से एक जो ऊर्जा से संबंधित जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट था, बोल्ट्जमान फैक्टर था, वो रहता एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस बीटा E है। यदि निकाय में जितने भी वो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सबको जोड़ दें, उस प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें, तो उसको समवितरण फलन कहते हैं, जेड कहते हैं, जैसे हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। सो वेयर बीटा इक्वल टू 1/kT होता है। प्रायिकता हम लिखते हैं PI इक्वल टू e⁻β, जिसे हमने पहले फॉर्मूला लिखा डिवाइडेड बाय द सिग्मा माइनस बीटा EI। एंड यहाँ पे जो नीचे जो लिखा गया था C की जगह यहाँ पे 1/z लिखते हैं, तो जो z आता है उसको हम पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। दैट इज इक्वल टू द सिग्मा e⁻β EI। सो दैट इज